दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं जो आज जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं वो है खालिस्तान का मुद्दा, और सीधे सीधे मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। दोस्तों, ये जो खालिस्तान और का मुद्दा जो कभी कभी बीच बीच में उछलने लगता है, जैसे फिलहाल कनाडा के ट्रूडो और हमारे प्रधानमंत्री के बीच गर्मा गर्मी इस मुद्दे पर चल रही है। संबंध भी थोड़े खराब हुए हैं और इससे दोनों देशों को थोड़ी परेशानी हो सकती है। हालांकि ट्रूडो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो दोनों देशों के बीच के अच्छे रिश्तों के लिए उनका रवैया ठीक है नहीं, और इस मुद्दे पर कनाडा को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं, और ना ही खालिस्तान मुद्दे में कोई दम है। इसको प्रेस में कितना ही उछाल लिया जाए, या जो भारत विरोधी शक्तियां हैं, चाहे वो ISI हो या और भी जो भारत की बढ़ती शक्ति से जलते हैं, वो समय समय पर ऐसे टुच्चे मुच्चे विदेशों में वो करवा के कार्यक्रम और वाहवाही लूटना चाहते हैं, वो फोटो में दिखाना चाहते हैं, वीडियो चलाना चाहते हैं, समाचारों पे दिखाना चाहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 0% भी खालिस्तान मुद्दे में कोई जान है ही नहीं। हमारे भारतीय कई बार सोचते होंगे, यार ये कहाँ से समय समय पर खालिस्तान का मुद्दा उठ जाता है। तो दोस्तों, इस बारे में मैं थोड़ा सा आज विस्तार से बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि ये मुद्दा आखिर शुरू हुआ कैसे और कहाँ से हुआ। हमारी नई पीढ़ी का बहुत बड़ा हिस्सा शायद खालिस्तान के जन्म के बारे में या आंदोलन के बारे में गहराई से जानता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वो जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ था और 16 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। इतने थोड़े से समय में ही पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए थे और भारत की सेना ने 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को से हथियार डलवाए थे भारतीय फौज ने, और उन 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को अरेस्ट करके भारत लाया गया था। तो ये इतनी बड़ी आबादी विश्व के किसी भी युद्ध में युद्ध बंदियों को गिरफ्तार करने की और हथियार डलवाने की एक अनोखी मिसाल है, ऐतिहासिक मिसाल है, जिसका बारे में मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा और है भी नहीं कि ऐसा कभी कहीं दुनिया के इतिहास में हुआ हो जो भारत की जाबाज फौज ने 1971 में कर दिखाया था। इस मामले में जहां पाकिस्तान के शासकों की नाक कटी, वहीं फौज की भी नाक कटी जो अपने आप को बहुत बहादुर बताती थी, और ISI की भी नाक कटी। उन्होंने अपने पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से पर बहुत जुल्म ढाए थे। लाखों बांग्लादेशी अपने ही धर्मावलंबी मुस्लिम भाइयों को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने कत्ल किया था, बलात्कार किए थे। जबकि एक लोकतंत्र के हिसाब से जो मुजीबुर रहमान थे, जो बांग्लादेश नहीं, उस टाइम तो पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, तो जब चुनाव हुए थे तो उसमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी पूरे पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बहुमत में आई थी। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने और फौज ने यह कह कर के हम क्या इन काले पूर्वी पाकिस्तानियों बंगालियों के हाथ में क्या सत्ता सौंप देंगे, इन काले कलूटे बंगालियों को क्या हम सत्ता सौंप देंगे, क्या हम इनके नीचे काम करेंगे। और उसी आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने अत्याचार किए, लेकिन भारत की फौज ने उनको
करारा जवाब दिया। चूंकि भारत के सामने बहुत मुसीबत खड़ी हो गई थी, लगभग 1 करोड़ शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भारत में आ चुके थे, और इसलिए उस समस्या का समाधान करने के लिए भारत को चाहे अनचाहे उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा, और वो युद्ध हुआ और भारत को बड़ी महान जीत हासिल हुई। तो दोस्तों, 1971 के बाद पाकिस्तानी फौज और शासक बिलबिलाए हुए थे, और उन्होंने ये सोचा कि आखिर इस जो भारत ने जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पूर्वी पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना दिया, हम अपनी इस जो बेइज्जती हुई है इसका बदला कैसे लें। अब उनका कितना फैसला सही था या गलत था, तो उन्होंने 1971 के बाद भारत के भी 2 टुकड़े करने का प्रयास किया और खालिस्तान का आंदोलन चलाया कि हम भी भारत के 2 टुकड़े करेंगे और पंजाब जो है उसको अलग करके पाकिस्तान में मिला लेंगे या उसका वहाँ खालिस्तान बनवा देंगे, जिससे कि हमारा बदला पूरा हो जाए। लेकिन दोस्तों, 1971 के बाद 1990 तक यह आंदोलन चला, बहुत सारा खून खराबा भी हुआ, लेकिन अंततः पाकिस्तान समर्थक खालिस्तान समर्थकों को मुंह की खानी पड़ी, उनको ठिकाने लगाया भारतीय पुलिस ने और फौज ने, और वो आंदोलन 1990 तक पूरी तरह दम तोड़ गया। अब दम क्यों तोड़ा, क्यों पाकिस्तान अपने उसमें सफल नहीं हो पाया? उसका कारण ये था कि हिंदू और सिख कोई अलग कौम नहीं है। सिख समाज हिंदू धर्म का ही एक तरीके से हिस्सा है। हिंदुओं में से ही सिख कौम पैदा हुई, बनाई गई, पंज प्यारे को एक बहादुर कौम दुश्मनों से लड़ने के लिए, वही सिख समाज है। अब आप खून के रिश्ते को कैसे अलग करोगे? जो लोग हरियाणा, पंजाब इस इलाके में रहते हैं, उनको मालूम है कि पंजाबी परिवारों में, एक ही परिवार में यदि 2 भाई हैं तो एक सिख बन गया, केस रख लिए, दूसरा मौना रह गया। और एक चलन भी रहा है पंजाब में और हरियाणा में, इस इलाके में, कि आम तौर पर जो बड़ा भाई होता था परिवार में, जो बच्चा पैदा होता था, उसको सिख बना दिया जाता था, सरदार बना दिया जाता था, और बाकी जो बच्चे होते थे वो मौने रहते थे। अब उनको हिंदू कहो या कुछ भी कहो, लेकिन होता तो एक ही खून था, होता तो एक ही परिवार था। तो बहुत ताकत पाकिस्तान ने, उसकी ISI खुफिया विभाग ने और भारत विरोधी तत्वों ने वर्षों बहुत कोशिश की, लेकिन वो खालिस्तानी मामले में सफल नहीं हुए। वो खालिस्तान बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं हुआ और ना ही हो सकता था। इसी दौर में क्या हुआ कि जब वो 90 तक खालिस्तान आंदोलन ख़त्म हो गया, तो पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने जब हार मान ली खालिस्तान के मुद्दे पर, तो उन्होंने फिर कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का अभियान चलाया, आंदोलन चलवाया, और कश्मीरियों को बरगलाकर भारतीयों के खिलाफ या भारतीय फौज के खिलाफ उन्होंने युद्ध, एक तरीके से घोषित युद्ध शुरू कर दिया। और उसके 90 के बाद इतने वर्षों में काफ़ी खून खराबा हुआ, हमारे कई सैनिक भी मारे गए, कई नागरिक भी मारे गए, लेकिन भारी संख्या में भारत ने, जो ISI समर्थक थे, घुसपैठ करके कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे, हजारों की संख्या में भारतीय फौज ने उनको भी मार गिराया। अब वो आंदोलन, कश्मीर का आंदोलन भी अब समाप्त प्राय है, ना के बराबर है, और वो अंतिम सांस ले रहा है। लेकिन अब खालिस्तान वाला मुद्दा उनका असफल हो गया, और उनका कश्मीर वाला भी मुद्दा
असफल हो गया, वो भारत से उसे भी अलग नहीं कर सके। बहुत ताकत उन्होंने लगाई और धारा 370 खत्म करने के बाद तो वो संभावनाएं बिल्कुल भारत सरकार ने खत्म कर दी। अब तो हालात ये है कि पाकिस्तान को कश्मीर लेने की बजाय या खालिस्तान बनाने की जगह उसको अपने पीओके को, जो उसने गैर कानूनी रूप से भारतीय कश्मीर का कुछ हिस्सा लगभग 1/3 या उससे थोड़ा ज़्यादा हथियाया हुआ है, अब उसको वो बचाना भारी है। और भारतीय रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री या दूसरे नेता उनको आगाह कर रहे हैं कि पीओके हमारा है, हम उसे देर सबेर लेकर रहेंगे और वो हमारा हिस्सा है, कानूनन हमारा हिस्सा है। आपने गैर कानूनी तरीके से कश्मीर के एक बड़े भाग पर कब्जा किया हुआ है। और मज़ेदार बात यह है, इसमें अब दम भी लग रहा है, पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और वो कह रहे हैं कि एक जो भारत के पास जो कश्मीर है वहाँ कितनी अमीरी है, वो कितना साधन संपन्न है, वहाँ मेडिकल कॉलेज हैं, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, उस भारतीय कश्मीर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन जो पाकिस्तान ने जो उस पर पीओके पर जो कब्जा किया हुआ है, वहाँ कश्मीरियों की हालत बहुत दयनीय है। उनका शोषण हो रहा है, उनका आर्थिक शोषण हो रहा है, उनको पूरे अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। तो वो इतने अजीज हो चुके हैं और पीओके के लोगों ने, वहाँ की जनता ने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी शासकों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर रखा है। उसकी वीडियो आप देखते होंगे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते और रहेंगे भी नहीं, जैसे भी मौका आएगा। और ये सत्य है कि देर सवेर पीओके पुनः भारत का हिस्सा होगा। तो मैंने जो कहा, कहाँ से शुरुआत की थी कि खालिस्तान का मुद्दा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े जो भारतीय फौज ने किए, भारत ने किए, उसकी खींच मिटाने के लिए उसने ये शुरू किया था। तो उसमें वो मात खा चुका है, वो मुद्दा ख़त्म हो चुका है। उसके बाद कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का, जो भारतीय हिस्से का कश्मीर है, उसका वर्षों से जो आंदोलन चलाया वो भी दम तोड़ चुका है, उसमें भी कोई दम नहीं है। जिस तरीके से कश्मीरी आंदोलन में और खालिस्तानी आंदोलन खत्म मृत पाए हो चुके हैं, तो ये मुट्ठी भर जो कनाडा में या अमेरिका में या कहीं ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा बहुत कहीं छुटपुट जो ये खालिस्तानी तत्व हैं, वो आईएसआई के पेड़ हैं। आईएसआई और भारत विरोधी ताकतें उनको सपोर्ट करते हैं, भारत को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए उनको पैसा देती हैं और वो पैसे लेकर ये छोटे मोटे 10, 20, 50 लोग जो कहीं लंदन में या अमेरिका के कहीं जब कोई प्रधानमंत्री जाए या कोई इस तरीके का हो, छुटपुट साल में 1-2 बार वो ऐसा करते हैं। और वो ऐसा भी क्यों करते हैं? पाकिस्तान को दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें आईएसआई से फंडिंग होती है और उस फंडिंग का वो दिखाने के लिए, देखो जी हम कुछ कर तो रहे हैं, देखो जी हम कुछ कर तो रहे हैं, जबकि होना हाना कुछ है ही नहीं। आप क्या, पूरी दुनिया जानती है कि भारतीय सिख समाज एक बहादुर कौम है जो हिंदू समाज से ही निकली है और उसके कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। भारत का प्रधानमंत्री जो सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति सिख समाज से रहे हैं, प्रधानमंत्री सिख समाज से रहे हैं, भारतीय सेनाओं के अध्यक्ष सेनापति सिख होते हैं और जो जनरल जिसने 93,000 पाक फौजियों से हथियार डलवाए थे, जनरल अरोड़ा, वो भी सिख बहादुर फौजी थे। तो जो भारतीय सिख समाज है, पंजाब में रहता हो या पूरे भारत में फैला हुआ हो या पूरे दुनिया में फैला हुआ हो, इन मुट्ठी भर खालिस्तानी तत्वों को पसंद बिल्कुल नहीं करता। वो पंजाब में
इनको घुसने नहीं देना चाहते। वो भारतीय समाज का अभिन्न अंग है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो खालिस्तान के बारे में सोचें, जबकि खालिस्तान का मुद्दा बचा ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा यही कहना था इस मुद्दे पर। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ना तो सरकार के लिए, ना पंजाब के लिए, ना भारत के लिए। ये दोनों मुद्दे ख़त्म हो चुके हैं, ना ही इस मुद्दे से डरने की ज़रूरत है। मैंने देखा कि अमेरिका में यदि 50 गुरुद्वारे हैं तो एक आध गुरुद्वारे में होगा जो ऐसे तत्व मिल जाते हैं। वहाँ विदेशों के सिख समाज, हमारे भाई सिख भाई, इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते खालिस्तानी तत्वों को, और वो जानते हैं कि ये बेकार के लोग हैं, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं और ये ISI से फंडिंग करवाते हैं। और एक NRI मेरे मित्र ने, सिख ने बताया था कि यार ये लोग चंदा ले जाते हैं, कोई भी आए ना तो सब लोग अपने काम धंधों में लगे हुए होते हैं, जैसे सबको चंदा देते हैं ऐसे इनको भी दे देते आ जाते हैं मांगने के लिए कि भाई हम सिख समाज के ये लिए ये कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ, अमेरिका में मैंने देखा है इनका कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और यह मैं एक शब्द आ रहा मेरे मुंह पे, कहना नहीं चाहता लेकिन फिर भी कह देता हूं कि इनको कुत्ता भी नहीं पूछता। इनके 99.01% भी इनकी कोई औकात ना अमेरिका में है, ना ब्रिटेन में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये मुद्दा कुछ समय समय पर राजनीतिक कारणों से उठाया जाता है। ट्रूडो की अपनी समस्या है कि वहाँ पर जाकर सिख समाज के बहुत लोग बस गए हैं और उनके भी वोट जो है कई लाख बताए जाते हैं, 7 लाख या 8 लाख, और कनाडा की भी छोटी सी आबादी है। तो उनको समर्थन में गाए बगाए उनको कहना पड़ता है, चूँकि उन्हें वोट लेने या ट्रूडो को या किसी और को वोट लेने सिखों के भी, इससे ज़्यादा इसके खालिस्तान का कोई मुद्दा है नहीं। तो दोस्तों, ये था मेरा कनाडा के ऊपर आज का समस्या पर जो मैंने आपको बात बताई। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसके कोई माने है नहीं। सिख और हिंदू कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते, ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। ना ही पंजाब के सिख इन देश विरोधी खालिस्तानी तत्वों के साथ है, ना कोई और। इनका सपना सपना ही रहेगा। पाकिस्तान और ISI का सपना वो सपना ही रह जाएगा। भारत आज एक बड़ी महाशक्ति है, आर्थिक महाशक्ति भी है, बड़ी फौज भी है, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अब आप सब, मैं देश के नागरिकों से सभी से कहना चाहता हूँ, ये कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ समाचारों में है और वास्तविक धरातल पर इसके कोई मायने नहीं है। तो दोस्तों, ये थे मेरा आज का मुद्दा जो मैंने खालिस्तान के ऊपर आपको ये सारी बातें बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरी बात से संतुष्ट हुए होंगे। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि मैंने जो कहा वो कितना सही है या गलत है। तो फिर कल फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।